प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल नैब में लैंड कर गया। फैसल वावडा नैब में तलब। फैसल वावडा ने बड़े इंकशाफात का सिलसिला शुरू कर दिया। फैसल वावडा से नैब ने क्या सवालात किए और उन्होंने उनके क्या जवाबात दिए, जानेंगे फैसल वावडा से आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन मामला। इस्लामाबाद जिलाई इंतजामिया ने OGTCL इमारत पर धावा बोलकर गाड़ियां कब्जे में ले लीं। गैर मुल्की मेहमानों के सामने मुल्की 2 इदारे आपस में लड़ पड़े। OGTCL इंतजामिया का सख्त एहतजाज। गाड़ियों की वापसी के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया को खत लिख दिया। ये वाकया क्या है, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास साहब आज भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कल भी मौजूद थे और आजकल टीवी पे छाए हुए भी हैं इंकशाफात के साथ। फैसल वावडा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी अभी कनेक्ट नहीं हुई। आजकल फैसल वावडा साहब जो है ना, हर जगह पे आप जो भी चैनल उस पर करें तो वो कहते हैं ना, खबरों में नहीं सेलिंग लाइक ए केक, और उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। ही हैज़ बीन वेरी क्लोज टू इमरान खान साहब। फिर कैबिनेट में इनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी ग्रुप्स के साथ। देन ही स्पीक्स हिज ओन माइंड, वो देख रहा होगा। बल्कि मैं तो अगर वो नाराज़ ना हो जाएं तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी ले लूँ कि वो मैवरिक, वो मेल गिब्सन की मूवी है बड़ी खूबसूरत मैवरिक। आई वंडर कि कितने लोगों ने देखी, वन ऑफ द ब्यूटीफुल मूवीज़। तो मुझे सम टाइम ना वो मैवरिक फिल्म का करैक्टर नज़र आते हैं कि जो सब कुछ आगे और तहस नहस ना कर रख दें। वाडा साहब आजकल यही कुछ कर रहे हैं और इंकशाफात का सिलसिला जिन्होंने शुरू किया हुआ है, और इमरान खान साहब से रिलेटेड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, फौजी जर्नल्स, ISI और खान साहब की मुलाकातों की वो रात हमने बड़ा डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताई थी। अरशद शरीफ साहब हमारे दोस्त के हवाले से वो जो उसमें चीज़ें बता रहे हैं। तो आज जो मेन चीज़ थी जिस पे हमने उनको दोबारा रिक्वेस्ट की है, साथ मौजूद हैं, इज टू रेलिवेंट कि आज वो नैब में पेश हुए हैं। किस हवाले से पेश हुए, मेरे ख्याल से उनसे ही पूछ लेते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फैसल वावडा साहब, हम अभी यही बात कर रहे थे कि आजकल टीवी चैनल्स पे आप ही नजर आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी। राबिया की बात काट रहा हूँ, मैंने कहा मैं इसकी मेल गिब्सन की मूवी जब देखता था ना, ये मेरी फेवरेट थी मैवरिक, तो मैं कि फैसल वावडा साहब आजकल मैवरिक मूवी का करैक्टर नजर आते हैं। मैंने कहा हर जगह वो तहस नहस की हुई है उन्होंने। सॉरी राबिया आप जी। अच्छा फैसल साहब, तवक्को आपसे यही होगी कि आप जो पिछला इंटरव्यू देते हैं उससे थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करें और स्पेसिफाई करें चीज़ों को। अच्छा ये बताइए सबसे पहले, नैब स्कैंडल के ये जो मलिक रियाज का 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल इस वक्त नैब के पास मौजूद है और इसकी बारे में पूछगछ हो रही है, जरा इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। देखिए जी, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो एक्चुअल हकीकत है वो ये है कि इसको शहजाद अकबर साहब ने आके एक सील्ड एनवलप, बंद एनवलप दिखा दिया और कहा कि एक मुल्क, इसमें बैरूनी मुल्क शामिल है और उनकी कंडीशन है कि उसका जिक्र ना किया जाए और उसको डिस्क्लोज ना किया जाए और इसको अकाउंट में आने दिया जाए। तो मैंने और शीरीन मजारी साहिबा और फवाद साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने सवाल किया था और हमारे सवालों में वैसी बहुत तकलीफ होती थी। तो उस सवाल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि अंदर को भी पता है कि क्या शहजाद अकबर साहब क्या अचीव करना चाह रहे थे। और उसके बाद फिर बाकी काबीना ने कोई सवाल ही नहीं उठाया और जैसा खामोश हो गए, तो वो एक ऑटो अप्रूवल में चली गई। और उसके बाद जो है इसी मौजू के का ये जो 190 मिलियन पाउंड और कुछ और तकर्रियां शहजाद अकबर साहब ने की थी जिसमें करप्शन थी और केसेस को डिले किया जा रहा था। तो एक काबीना की छोटी मीटिंग थी जिसमें मेरी उनकी बहुत मुंहबारी हुई और मैंने इमरान खान साहब को कहा कि ये आदमी या तो भाग जाएगा मुल्क से या फिर ये वादा माफ गवाह बनेगा। और वही अल्लाह की मेहरबानी से हुआ कि वो भाग गया। और आजम खान साहब को काबीना के इजलास की ब्रीफिंग जरूर हुई थी और आजम खान और शहजाद अकबर बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, रात की भी दोस्ती थी उनकी। लेकिन आजम खान पैसों के मामले में आएगा या रिश्वत से रिलेटेड कोई चीज होगी, वो मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल होगा, गलत जानी आदमी ना करे। लेकिन IB, शहजाद अकबर और आजम खान और कुछ और इंटेलिजेंस इदारे, ये हमेशा एक पेज में ही होते थे ऐसे मामलात में और यूनिटी का मुजाहरा करते थे। उसके साथ फिर शामिल साहब भी कुछ पार्टी के जो है वो भी हो जाते थे। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल काम है अपने सच को निकाल लेना। और हम तो हमेशा हवा के खिलाफ ही खड़े हुए हैं, मुश्किल काम है ये, स्पेशली जब आपकी पॉपुलैरिटी ग्राफ पार्टी की आसमान में चल रही है।
लेकिन हमें तो इमरान खान साहब को बचाना है, मुल्क को बचाना है, इदारों को बचाना है। फैसल, आपने कहा कि कुछ मिनिस्टर्स ने, आप भी थे, फवाद भी था, शीरी मजारी साहबा भी थी, आपने सवालात उठाए जब शहजाद अकबर साहब ने वहाँ लिफाफा खोला और उस पर ब्रीफिंग देनी शुरू की और फिर बंद कर दिया, आप लोगों ने क्या सवालात उठाए थे सर? नहीं रब साहब, नहीं, लिफाफा खोलने की जहमत उसने लिफाफा खुल जाता तो शहजाद अकबर तो वो तो होना नहीं था। और जो सफा था कागज, और अगर ये एक्ट आ रहे हैं तो ये ऐसे ओवर फैसल ऑटो साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, डिस्टॉर्शन है आवाज में। उस साइड पे आ जाए जहाँ पे सिग्नल ठीक हो, कोई लग रहा है आपकी आवाज। मैं कह रहा था कि शहजाद अकबर साहब ने कोई एनवलप लिफाफे को खोला नहीं, अगर वो खोल लेते तो पकड़े जाते। और हमने सवाल किया था कि हमें कागजात पढ़ाए जाए, हमें वो बताया जाए कि कौन सा मुल्क और कौन सी एजेंसी है जो कह रही है कि उनको डिस्क्लोज ना किया जाए। और हमने कहा था कि ओवर एंड अबव रिकवरी है तो उसके ऊपर भी हमें ब्रीफ किया जाए। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने जो ब्रीफिंग दी या स्टेटमेंट दी या कहानी दी वो वहीं तक थी जहां तक मैंने बयान की, और यही मैंने जाके नैब को बताई। और मेरे अलावा भी इमरान खान साहब की नॉलेज के बगैर 4 वजीर जाके अपनी स्टेटमेंट करवा चुके हैं, और इमरान खान साहब के आगे नन्हे मुन्ने बच्चे बने हुए कि हम तो नैब को मानते नहीं और हम नैब के पास गए नहीं। तो ये भी मैं आपकी प्रोग्राम में बात बता रहा हूँ। उन्होंने फैसल क्या बयान दिए जो 3-4 और वजीर आप बता रहे हैं, कौन कौन से नाम बताने में तो उनका नाम मेरे पास नहीं है। अच्छा जी, अच्छा उनके, अच्छा आप एक चीज आपकी क्वालिटी है, बीइंग फॉर्मर कुलीग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आपके साहब, इट्स अंडरस्टैंडेबल, आप हर चीज में इमरान खान साहब को बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं। कल रात आपसे बात हो रही थी, घड़ियों पे भी आपने दिया, तोशा खाने पे भी, चलें ठीक कह रहे हैं आप जब इतना बड़ा स्कैंडल 190 मिलियन ये पाउंड का आ रहा है, आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर, आजम खान साहब की अप्रूवल के बगैर तो शहजाद अकबर साहब ये सारे काम कर सकते थे जो आप बता रहे हैं कि लिफाफा भी नहीं खुला, वो आए और सबसे अप्रूवल ले ली, तो खान साहब को आप आके फिर भी बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं था, वो बड़े इनके जेंटलमैन है, भोले से आदमी है, लोग आते हैं और उनके ट्रस्ट का फायदा उठाते, स्टिल यू विल गिव हिम द अगेन उस पे बेनिफिट ऑफ द डाउट सर, या मिले हुए थे सारे? मैं बेनिफिट ऑफ डाउट इमरान खान को जरूर दूंगा, और इमरान खान साहब को ये जरूर कहूंगा कि वो डिटेल में नहीं जाते, वो अंधा भरोसा करते हैं अपने लोगों पर, और भरोसे में उनको बंद गली तक ले आए सब मिलकर, और उनसे ऐसे काम करवा दिए जो कि इमरान खान साहब की ना पर्सनैलिटी है, ना पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ना वो एक लालची आदमी है, ना उनको पैसों फैसल भाई 190 मिलियन पाउंड, अब इतना तो कोई भोला नहीं हो सकता कि पता हो सारा कि कोई वहां से प्रॉपर्टी टैकून है, पैसे आ रहे हैं। आखिर शहजाद अकबर साहब ने, आजम खान साहब ने उनको ब्रीफ तो किया होगा कि ये जो हम चीजें ला रहे हैं इसका क्या मकसद है। अब खान साहब इतने भोले भी नहीं हो सकते सर, या बाकी इतने भोले हैं? काबीना में जब हमें ब्रीफिंग दी जा रही थी तो उसी वक्त इमरान खान साहब को भी दी जा रही थी, तो ये गलत बात होगी कि ये कहा जाए कि उनको पहले पता था, उनको बिल्कुल नहीं पता था। नहीं तो फिर खान साहब ने, फैसल भाई, फिर खान साहब ने क्यों नहीं कहा कि लिफाफा यहाँ खोला जाए और इसकी कापीज जो है ना, ये तमाम जो 60-70 मेंबरान है सब कोई पढ़ाई जाए और फिर सब अपनी ओपिनियन दे, रेफर की जा सकती थी, मतलब अगले हफ्ते पे चली जाती बात। तो खान साहब ने क्यों नहीं सर जी? वो बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन अगर आप उनको बड़ी जिम्मा बना रहे हैं कि वो जिम्मेदार है इस चीज के, उन्होंने एनवलप भी खुलाया, तो फिर उस जिम्मेदारी के अंदर तो 42 वजीर भी उतने ही इन्वॉल्व है समेत मेरे, कि हमने भी जबरदस्ती क्यों नहीं की। तो आपने क्या बताया आज, आपसे क्या पूछा गया सर? कितनी देर तक आपसे ये मतलब इस पे ये क्वेश्चनिंग होती रही है सर नैब में? मेरी टोटल उनके वहां हाजिरी थी घंटे की, और जो क्वेश्चनिंग थी वो अबाउट 45 मिनट थी। अच्छा, क्वाइट लॉन्ग टाइम सर। तो उसमें कितने लोग थे, कौन कौन थे सर क्वेश्चनिंग करने वाले? सर डिप्टी डायरेक्टर थे, डीजी नैब थे, डायरेक्टर थे, और आईओ थे, और एक आध और साहब थे। मतलब अच्छा खासा बड़ा पैनल था। तो आपसे क्या पूछा सर उन्होंने, क्या क्वेश्चनिंग की इस हवाले से? ये तो क्लोज्ड एक मैटर था, आप खुद बता रहे हैं कि आपको तो वहाँ ब्रीफ ही नहीं किया गया और अप्रूवल ले ली गई सर। मुझसे उन्होंने बड़े कैटेगोरिकल सवाल किए। उन्होंने कहा कि जी आप भी अपनी मिनिस्ट्री का नाजायज फायदा उठाया है ये साइन कर। मैंने उनको बताया कि एक तो मैंने साइन नहीं किया, ना किसी और वजीर ने की अप्रूवल वर्बल होती थी मेजॉरिटी की। नंबर 2 ये कि मैंने कहा केस का फायदा क्या है जब मेन कैरेक्टर जो है पाकिस्तान की हमेशा की तरह मुझसे बाहर चला गया है।
तो आप चार्ज फ्रेम ही कर सकेंगे और तो कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आपने एक बात की कि 3 लोग जो थे वहाँ पे वो आपस में मिले हुए थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के उस वक्त के सरबराह थे, जो सिविलियन एजेंसी थी, आजम खान साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे, ये पहले से तय करके बैठते थे। मुझे याद पड़ता है कि फवाद चौधरी साहब के साथ भी इनका फड्डा हुआ था, आजम खान साहब का, बल्कि वो थे फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, उनके साथ भी फड्डा हुआ था। बहुत सारे वजीर जो आपकी कंप्लेंट करते थे कि वहाँ पे जो भी काम कैबिनेट में टेकअप करते थे तो आजम खान साहब कहते थे पहले हम उस इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट लेंगे। बहुत सारे वजीर कहते थे अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स बनवा के वो खान साहब के सामने रख देते थे और उसके बाद वजीरों के काम यही रुक जाते थे। इज इट ट्रू सर कि ये पूरा? इसमें कुछ वजीर ऐसे भी थे जिनको मैं कीड़ा कहता हूँ, जो करप्ट थे, उनको भी आईबी प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि वो या शहजाद अकबर के बड़े हम नवा थे या वो आजम खान की बड़ी अच्छी बुक्स में थे, तो आईबी उसको भी रिपोर्ट नहीं करती थी। अच्छा, खान साहब तो कहते हैं कि मेरे दौर में एक स्कैंडल भी नहीं हुआ, बल्कि वो जो फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त उसरात हमारे शो में थे, वो मुझसे भी इसी बात पे उलझ गया जी हमारा तो एक स्कैंडल नहीं है। आपका ख्याल है कि आपकी कैबिनेट में बैठे हुए थे मिनिस्टर जो करप्ट थे और जिन पे करप्शन के स्कैंडल भी थे, उसमें इरेगुलरिटीज थी, या क्लीन हुकूमत थी? चार फेडरल मिनिस्टर करप्ट टू द कोर अच्छा थे, 4 पंजाब गवर्नमेंट में, 3 से 5 केपीके में और कुछ आईनी ओहदों में कराची में। तो अगर आप 42-44 की कैबिनेट में देखें तो एवरेज मेरे ख्याल 5-10% आएगी। और वो भी लोग वो थे जिसके ऊपर इमरान खान साहब भरोसा करते थे, और वही कीड़े और अल्लाह भला करे सांप हैं जो खास जब मिल के आग लगा रहे हैं और इमरान खान साहब को बंद गली में लेके जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब को के अल्लाह ताला ने उनको इतनी पॉपुलैरिटी दी है, उनको जरूरत ही नहीं है इन चीजों में पढ़ने की, और हम कौन सा एडवांटेज देने वाले हैं इन सब चीजों से। नहीं, आप ये क्यों हो रहा है? नहीं फैसल भाई, आप ये कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं, अगर आपको पता था 4 मिनिस्टर यहाँ पे फेडरल हुकूमत में, 4 पंजाब में, 3 केपी में, 2-4 कराची में करप्ट टू द कोर है, अगर आप जैसे एक मिनिस्टर को पता था तो ये खान साहब को क्यों नहीं पता था? उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, आजम खान साहब हर वक्त उनको रिपोर्टें देते रहते थे, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी या उनको इग्नोर किया जा रहा था, या वाकई उनको कुछ नहीं पता था ये क्या मार धाड़ कर रहे हैं यहाँ पे वजीर मेरे? नहीं सर, इमरान खान साहब आईबी से चेक करवाते थे, लेकिन आईबी के उस टाइम के कुछ चीफ जो थे, कुछ का डायरेक्ट दोस्त थे, कुछ का वजीर आजम खान के साथ उसकी लाइन टो करते थे और कुछ शहजाद अकबर की हामी मिलाते थे। ये कोई बहुत बड़ा 44 लोगों में 4 करप्ट होना कोई बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को मैंने भी 10 दफा बताया, इमरान खान साहब ने जब आईबी से चेक भी करवाया मेरे कहने पे, तो रिपोर्ट उन चोरों के खिलाफ नहीं आई, उनके फेवर में आई। अच्छा, फेवर में आई। तो सर जी वैसे आजकल आप ये मुमकिन है कोई नाम बता सके? लोग सुन रहे हैं, दे माइट बी इंटरेस्टिंग, हु वर दोज मिनिस्टर्स जिनका 4 का बता रहे हैं आप? तो भाई उनकी भी फाइल के पहले पन्ने पे उनका एंड लिख के दूंगा, आप फिक्र मत करें। अच्छा ये सारे आपकी लिस्ट जरा लंबी नहीं होती जा रही कि पहले आप कहते हैं कि वो 3 सांप हैं, उनका भी बताऊंगा, फिर कहते हैं नहीं 4 उसमें कीड़े भी हैं, फिर आज कहते हैं 4 करप्ट मिनिस्टर भी हैं, फिर पंजाब है, केपी है, फिर आप कह रहे हैं बाद में बताऊंगा। तो अगेन अरशद शरीफ साहब, 22 करोड़ लोगों में टोटल लिस्ट तो पूरे पाकिस्तान से तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम शोबाजात से अगर निकालें तो 150 आदमी है जिन्होंने पाकिस्तान को एक वसवसे और टेंशन में डाला हुआ है पिछले 10 साल में। अगर आप हर शोबे से 25 आदमी ले लें तो 6 बच्चे पाकिस्तान ठीक हो जाए। तो मैं तो सिर्फ 15-12-4 लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे अगर अपने चेयरमैन और अपने लीडर के लिए अगर सफाई 4-5 लोग करवानी है सियासी तौर पे, और उसके लिए मेरा असर रसूख या पैसा या टाइम लगता है, और ब्लैक एंड व्हाइट चीजें सामने आ जाती हैं और लॉक हो जाता है, जैसे सेनेट का चेयरमैन लॉक हो गया, डिप्टी चेयरमैन लॉक हो गया, एक और आईनी ओहदा लॉक होने जा रहा है। अच्छा फैसल, आप इस पे आते हैं, इस पे बात करते हैं आज आपसे तफसीली। रात भी आपने बात की थी, अभी भी कोई उस पर हामिद मीर साहब के शो में बात कर रहे थे आप। ये पंजाब हुकूमत में भी करप्शन हो रही थी, वो तो कहते हैं इमरान खान साहब वहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। फरा गोगी साहिबा का नाम आता है, एहसन जमील गुजर साहब का आता है, मनीकस का आता है, बाकी का आता है। आप समझते हैं कि पंजाब में भी उसी लेवल की करप्शन की गई जो यहाँ पे बता रहे हैं, या बिल्कुल क्लीन गवर्नेंस, कोई मसला नहीं था पंजाब में? नहीं सर, ये तो अभी आने वाला वक्त, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब बहुत सीधे, नेक नियत, ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो हर आदमी को अपने जैसा सोचते हैं और हर आदमी को भरोसा कर बैठते हैं।
लेकिन इस बंद गली में लाने वालों का इमरान खान साहब को एहसास बहुत जल्दी हो। नहीं फैसल, आप बार बार वो खान साहब के भोलेपन का, सादगी का, ईमानदारी की बात करते हैं। वी एग्री विद यू, फेयर अनफ। तो क्या ये ईमानदारी, सादगी काफ़ी होती है मुल्क चलाने के लिए कि जो बंदा अपनी टीम ही ना सेलेक्ट कर सके, जिसका आप जैसा एक पावरफुल एक मिनिस्टर जो कैबिनेट में बैठा था वो बता रहे कि 4 लोगों की करप्शन थी, आपने खुद बताया उनको। बुजदार साहब से रिलेटेड मैनी टाइम्स लोग कहते हैं हमने उनको बताया, खान साहब इग्नोर करते रहे। तो आप समझते हैं कि वो वाकई वो कहते हैं या पार्टनर हैं या कोलाबोरेटर हैं, मतलब उसमें इतना तो कोई नाइव नहीं हो सकता कि वो कहे जी मेरी नियत तो ठीक है लेकिन मेरे साथ वाले लोग करप्शन कर रहे हैं तो खैर है। तो क्या जो भी खबर आपको दी जाती है आप उसकी वेरिफिकेशन अपने रिसर्च डिपार्टमेंट, अपने को प्रोड्यूसर, को कुलीग से करवाते हैं। जब भी उन्होंने आईबी से करवाई और आईबी के साथ किसी और से करवाई उस वक्त की, तो वो प्रोटेक्शन करते थे इनकी, तो उनके अपने इंटरेस्ट थे। नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनकी प्रोटेक्शन करता था करप्ट मिनिस्टर्स की, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सारों की नहीं करता था। यही 3-4 के जो मैं नाम ले रहा हूँ, मतलब इशारा कर रहा हूँ उनकी। बाकी तो कैबिनेट 44 कैबिनेट में 4-5 के अलावा कोई करप्शन किसी ने की भी नहीं है। अच्छा, आपकी जो आज बात हुई है नैब में, वो सेटिस्फाइड हुए आपकी गुफ्तगू से, क्वेरीज से? सर ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा इंशाल्लाह। आपने को लगता है कि वहाँ भांबड़ मचाया है, जिस तरह की 45 मिनट अच्छा खासा टाइम होता है, फेडरल मिनिस्टर साबिक जो हैं बैठे रहे, तो कुछ आप शेयर नहीं करेंगे कि आपने क्या क्या उनको बताया? सर स्टेटमेंट लिखवा के आया हूँ, साइन करके आया हूँ। कितने पेजेस की? ये कितने पेजेस की? रऊफ भाई आप पुराने जमाने की तरह पेजेस पे मत जाएं। सिर्फ लाइनों के अंदर जितनी चीजें लिखी वो काफी होती हैं। नहीं वैसे अंदाजा सर जी, कोई अंदाजा? सवालात तो सर कोई 15, 18, 20 से फ्रेम हुए हैं। राइट। और मेरा जवाब अगर आप यूं देखें तो 1-2 पेजेस का ही होगा ना। 1-2 पेजेस में? हाँ। नहीं, ये कोई वहां पे उसका रैपिड फायर राउंड हो रहा था जैसे हम देखते हैं सम टाइम? बना पाता रहूं सब, उन्होंने मेरे लिए क्वेश्चनर बनाया हुआ था। अच्छा, उसमें कोई क्वेश्चन शेयर कर सकेंगे? चलें, जवाब तो हम बाद में वो हो सकते। क्या क्वेश्चन थे जो आपको फ्रेम किए गए सर? तो भाई मैं आपको इंशाल्लाह, आप एक क्रेडिबल, ईमानदार एक्टर हैं और बड़ी तकलीफें भी आपने उठाई हैं उसकी वजह से, तो मैं आपको वो जवाब ही दे दूंगा। मुझे कोई इतराज नहीं है आपसे कोई चीज छुपाने के लिए। सर मैं वो दे दूंगा आने वाले दिनों में, आपको दे दूंगा, सबसे पहले आपको ही दूंगा। चले जी, ऐसा कल। अच्छा, अभी मतलब अभी आप उस पर नहीं बात करते। चले, राबिया के पास कुछ मुझे तो कुछ छुपाने की वजह नहीं है। जी जी। लेकिन मैं आपको अगले वीक में आप उससे मांगेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे कुछ तय हो गया सर जी। अब आपसे ये किसी और के पास नहीं जाने चाहिए। अब आपके पास जाइए सर, आपके पास जाइए। बस चलें, ये राबिया के पास कोई थोड़े से। अच्छा फैसल साहब, बाकी डिटेल्स बेशक ना बताएं, शहजाद अकबर के बारे में आपने क्या बताया उनको, जरा अगर ये स्पेसिफाई कर दें। देखिए जी, शहजाद अकबर ने सिर्फ इधर नहीं काम उतारा, बल्कि एंटी करप्शन पंजाब और इस्लामाबाद में जो अपॉइंटमेंट्स की वो मौजूद है। करप्ट ऑफिसर थे उस टाइम के वो, और किस तरह व्हीलिंग डीलिंग हुई, किस तरह उन्होंने सोसाइटीज में काम किया, किस तरह उन्होंने केसेस में डिले किया कि ऐसे कोई आज तक केस मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका जिसकी शिकायत और तकलीफ इमरान खान साहब को बहुत है कि अरबों रुपए की चोरी है, केसेस आगे बढ़े क्यों नहीं। ये बहुत सारी चीजें हैं सर। अभी कहानी शुरू हुई है। अच्छा फैसल साहब, ये बताइए कि आपने ये कहा है कि जो ये अभी भी हम कुछ देर पहले भी आपने ये जिक्र किया कि ये जो सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनकी सफाई जो है अगले इंतखाबात तक ये मैं करूँगा। तो ये किस बेसिस पर आप ये दावा कर रहे हैं? आप जब आपका कोई बात सुनी नहीं जा रही और आपको पब्लिकली बात करनी पड़ रही है, इट मीन्स कि इमरान खान आपकी जो बताई हुई इंफॉर्मेशन है उस पर पूरी तरह बिलीव नहीं कर रहे। ही इज अंडर इन्फ्लुएंस। वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे। तो फिर आप कैसे थोड़ा मुझसे मुरावतन बात करिए, वो बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर रहे। तो ठीक है, तो आप अगले इंतखाबात तक कैसे सफाई करेंगे? उसके लिए सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, वो भी हो जाएंगे। पाकिस्तान में अगर मरे हुए का वोट डल सकता है तो मैं चोरी के सबूत भी इकट्ठे कर सकता है, कैसे हो सकता है? अच्छा फैसल, मैंने अभी क्योंकि जब परवेज अली साहब वाली ये इमरान खान साहब के साथ अलायंस हो रहा था, आपने बड़ा मेजर रोल उस वक्त अदा किया था, सबको पता था। इवन मूने चलई को आप लेकर गए, उन्होंने इमरान खान साहब से मिलाए, आखिरी लम्हे पे आपने डील फेच की थी इसके लिए, पीटीआई के लिए।
आज मैं अभी उनका ट्वीट देख रहा था परवेज इलाही साहब का, बड़ा मायूस कौन उनका ट्वीट था। वो कहते हैं कि पता नहीं कितने दिन हम यहाँ पे हैं, कोशिश करेंगे आवाम की खिदमत कर लेंगे। ये क्या, आप तो जानते हैं उनको, उनके बड़े करीब हैं ये इसके मुनीस इलाही के और उनके परवेज इलाही साहब के। उनका ये कहना जी पता नहीं हम कितने दिन है, हालांकि हम तो समझते हैं 8 महीने पड़े अभी उनके। ये अभी उनका ट्वीट है सर, हाउ वुड यू व्यू दैट? ये मायूसी क्यों है? जाने वाले हैं कहीं पर वो? साहब देखिए वो मायूस क्यों है मैं आपको बताता हूँ जी। मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, मेरा तो बहुत अच्छा ताल्लुक है, मैं उनके बेटे की तरह हूँ। मसला ये है कि जैसे पीटीआई का मौजम है वर्कर जिसकी शहादत हुई, जिसका कत्ल हुआ, उसका कत्ल तो क्लाशनकोव की गोली इलीट पोस्ट से हुआ, उसको बगैर पोस्टमार्टम को दफना दिया और हमारे जैसे खड़े हो गए उस कत्ल पे। उसके बच्चों को कहां से हम जवाब देंगे? और आप ये कहें कि जिसने इमरान खान साहब पे फायरिंग की थी उसी ने इसको मारा, तो उसने पिस्टल से की थी, ये क्लाशनकोव की गोली लगी है, तो बातें तो यहाँ रुकेगी नहीं ना। अब जो गलतियां करवा रहे हैं, यही तो इमरान खान साहब को पिट रहा हूं मैं, तो कह रहा हूं कि सर ना करें, ना इनकी बातों पे, इन पे ना बिलीव करें। आपको अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया, इज्जत दी है, आपने जीतना है इलेक्शन, आपको क्या जरूरत है? नहीं, ये परवेज इलाही साहब को आप कैसे रीड कर रहे हैं? वो मतलब छोड़ने का भी बात कर रहा हूं ना कि राहुल साहब, जब ये अब मैंने आज बोला है पोस्टमार्टम होगा, जो उसे चाह रहे वो कर नहीं पा सकते, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे, उस सूरत में फिर वो यही कहेंगे ना कि भाई मैं नहीं कर सकता, मैं चला जाता हूँ, या मेरे लिए मुश्किलात है। ये आप समझते हैं दबाव जो है फैसल भाई, या दबाव वहां से पिंडी से तो नहीं आ रहा कि जनाब के बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन? नहीं, बिल्कुल नहीं। यार इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। अब तक तो न्यूट्रल चल रहे थे। नहीं सर, जब वहां से ऐसा कोई और चीजें आती तो इतनी देर आप पूछते नहीं है विद और विदाउट, वो फौरन ही आप डिसीजन ले लेते हैं, वो नहीं है मसला। अच्छा, मसला जी, पंजाब के अंदर भी तो बहुत सारे जो चीते हैं सांपों में से, वो भी तो पंजाब के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, उनको भी सीधा काम करने नहीं दे रहे। अच्छा, लास्टली फैसल कि आप इतने 1-2 महीने से हम देख रहे हैं, 1-1.5 महीने से जब से आपको पार्टी से हटाया है, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद कोई इमरान खान साहब का कोई रब्ता हुआ है आपसे? कोई आपने किया उनकी तरफ से, दरमियान में कोई मुश्तरका दोस्त वगैरह पड़े हो, कोई कंटैक्ट, कोई बैठ के भी बात करते हैं? इतना गुस्सा, इतने सारे इंकशाफा, डिस्क्लोजर, कोई रब्ता हुआ है खान साहब से आपका इस अरसे में? देखिए तो भाई, खान साहब तो खैर मेरे लीडर है, मेरा एहतराम और प्यार का रिश्ता जिंदगी भर रहेगा मेरी तरफ से। उन्होंने मुझे किया नहीं, ना मैंने उनको किया, क्योंकि उन्होंने मुझे टर्मिनेशन ऑर्डर पर उनके साइन है, तो मैंने उसके बाद ना उसको चैलेंज करने की कोशिश की, ना मैंने जबरदस्ती की, क्योंकि मेरे चेयरमैन का ऑर्डर है तो सर आंखों पर है। वो आधी रात को बुलाएंगे, मैं हाजिर होऊंगा, वो सवाल पूछेंगे किसी वक्त निकालने के बाद भी, तब भी मैं करूंगा, उनको जवाब दे हूँ। मैं उनके साथ था, हूँ और रहूंगा, ना मैं उनके खिलाफ कोई बात की है, ना कर रहा हूँ, ना करूंगा। लेकिन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जितने सांप और खास और कीड़े हैं, ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने रहम अपना रखा तो आपको जरूर इसमें से मेजॉरिटी साफ। नहीं खान साहब, अगर उनको कंपनी पसंद है खान साहब को, इन्हीं सांपों की, कीड़ों की, बकौल आपके सियासी, हम कहेंगे सियासी कीड़े सांप कह लें, अगर वो उस कंपनी में खुश हैं तो आप क्यों ऑफेंड है? आप क्यों उनको उन कंपनी से महरूम रखना चाहते हैं सर? वो खुश हैं उनके साथ, आपके साथ खुश नहीं थे, आपको साइड पे कर दिया सर। रऊफ साहब, मैं इमरान खान साहब के साथ काम करता था, इमरान खान साहब के लिए काम नहीं करता था। अच्छा, फर्क है ये वो सरकारी है जो इमरान खान साहब के लिए काम करके उनको बंदगनी में ले जा रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो वो मेरा काम है, पार्टी के अंदर हूँ या पार्टी के बाहर हूँ, अगर मेरा एक आदमी पे इत्मीनान है, प्यार है, एहतराम है, भरोसा है, अब मैं समझता हूँ वो एक अच्छा इंसान है, तो मैं क्यों ना उसका साथ दूं। जरूरी तो नहीं कि मैं पार्टी में रह के अच्छा काम कर सकता हूँ। चले बड़ी अच्छा, एक चीज फैसल आफ्टर साहब, एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने जो ये मार्च है, इस हवाले से आपने काफी बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और फिर हमने देखा कि मार्च में एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया, तो अभी इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इमरान खान साहब की जान को खतरा उनके दुश्मनों से पहले उनके अपने आसपास के करीबी लोगों से है, वो उस पर ध्यान दे। और ये तो मैंने आज नहीं कहा ना, 26 अक्टूबर को कहा है, ये तो मैंने 8 महीने पहले भी कहा था, गवर्नमेंट में था तब भी कहा था। बहुत शुक्रिया फैसला आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बात की, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसल वावड़ा हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे रिपोर्टर सबीउल हसनैन हमारे साथ मौजूद होंगे और एक्सक्लूसिव कुछ डिटेल्स हैं। जो इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया है उसने OGDCL की इमारत पर धावा बोला और कुछ गाड़ियां कब्जे में ले ली। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस वाक़े को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि हम बात करेंगे इस्लामाबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया है, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खान है, उनकी सरबराही में OGDCL की इमारत पर धावा बोला और वहां पर गाड़ियां कब्जे में ले ली। ये क्यों हुआ, क्या मामला है? एक पहले आपको शॉर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद सबीउल हसनैन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे डिटेल्स लेंगे। शॉर्ट देखिएगा। भाई ये क्यों हम बात करेंगे सबीउल हसनैन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सभी, अभी हमने ये शॉट देखा है और ये वाकया हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया है उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं अब्दुल्ला खान है और वहाँ पर उनकी टीम मौजूद है। OGDCL का ये दफ्तर है, वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके साथ गाड़ियाँ उनसे छीनी गई हैं और ये एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमने देखी। ये क्या वाकया है, क्या हुआ? देखिए, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला खान की सरबराही में पुलिस समेत सरकारी गाड़ियों को कब्जे में लेने के लिए OGDCL के दफ्तर पे एक तरह से कहने के रेड की गई और रिकॉर्डिक केस के लिए जो बैनुल-अक़वामी माहिरीन आए थे उनको भी पुलिस ने हिरासत किया। बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन थे जो यहाँ पे केस के सिलसिले में, जो सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्डिक केस चल रहा है उस सिलसिले में आए थे, वो भी पुलिस के रवैये से बड़े खौफजदा हो गए थे और यहाँ तक कि OGDCL के अफसरान को ये गैर मुल्की जो मेहमान थे उनको रेंटे कार सर्विस करवा कर एयरपोर्ट तक पहुंचाना पड़ा। एक तरफ हम कहते हैं कि मुल्क में जो है सरमायादारी, ये बाद में बता रहे हैं मुल्क में क्या होता है, पहले ये बता दें, स्टोरी बता दें कि रेड किया क्यों गया है, गाड़ियां क्यों लेने गए थे, पहले ये तफसील बताएं। इसका बैकग्राउंड ये है कि चूंकि 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, इस सिलसिले में इस्लामाबाद में होने हैं। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने 7 नवंबर को एक खत लिखा था OGDCL को और कहा था कि हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हलकों में जाने के लिए अफसरान को गाड़ियां चाहिए, तो हमें 10 गाड़ियां ड्राइवर्स समेत दी जाएं। वैसे ये प्रैक्टिस है, लेकिन इसमें ये है कि इंतजामिया ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया। ये OGDCL का मौकफ है कि इंतजामिया ने इंतजार नहीं किया और बगैर हमारे जवाब दिए पुलिस के साथ आके यहाँ पे को कॉर्डन ऑफ किया, बंद कर दिया और बिल्कुल अफसरान को हिरासा किया। इसमें OGDCL का मौकफ ये भी है कि जो OGDCL के अफसरान को सामने रखने से पहले ही दफ्तर को जो है तो हदूद को चारों तरफ से बंद किया गया। इसमें मैजिस्ट्रेट अली जावेद भी उनके साथ ही थे, पुलिस के साथ। गाड़ियों से जबरदस्ती अफसरान को निकाला गया, बंदूक की नोक पर जो है तो चाबियां छीनी गई, गाड़ियां जबरदस्ती कब्जे में ले ली। रिकॉर्डिक केस के सिलसिले में जो 2 गैर मुल्की मेहमान यहाँ पर आए थे उनको एयरपोर्ट तक जाने नहीं दिया गया और रेंटे कार करा के OGDCL नहीं, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। रेकोटेक का ये केस जो है, बहुत सारा फाइन पाकिस्तान को उसका वो सामना है, तो ये बाहर से आए हुए थे कोई, ये जो एक्सपर्ट थे या निगोशिएट करने आए थे या क्या करने आए हुए थे यहाँ पे, और उनको क्यों नहीं जाने दे रहे थे? ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हुए थे और ये रिकॉर्डिंग का जो मुआहिदा होने जा रहा है, जिसपे सदारती रेफरेंस भी आजकल जिसपे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस हवाले से अदालत में पेश भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने उनकी फ्लाइट थी, उन्होंने वापस जाना था, तो पुलिस ने और इंतजामिया ने उनको जाने नहीं दिया गया और OGDCL ने फिर मजबूर होके रेंटे कार नहीं, वो जो एक्सपर्ट थे रेकोडेक वाले, वो वहाँ पे OGDC के ऑफिस में मौजूद थे उस वक्त जब इन्होंने रेड किया। वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे मीटिंग्स चल रही थी और ये भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा OGDCL का ये भी कहना है कि वहाँ पे और मीटिंग भी चली थी और दीगर इदारों के जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे और उनको भी हिरासत किया गया इस मामले में। आपकी कोई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है,
कोई कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से उनका मौक़िफ़ लिया कुछ? बिल्कुल, डीसी साहब को जो है तो उनसे रब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कमिश्नर साहब का कहना है, कमिश्नर जो उस्मान यूनुस हैं, उनके इल्म में ये बात नहीं थी। उनको एक क्वेश्चन है भिजवाया तो उन्होंने कहा है कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन मैं डीसी से इस मामले को चेक करके अपडेट करूंगा। अच्छा सभी ये भी बताइएगा कि ये इलेक्शन कमीशन के नाम पर ये किया गया है कि बाई इलेक्शन होने और गाड़ियां चाहिए, तो एक तो पास्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, एसओपीज क्या कहते हैं, और दूसरा ये बताइए कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास रिसोर्सेज नहीं है, फंड्स नहीं है, तो ये किस तरह से चलेगा निज़ाम? बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन के पास ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको क्यों नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही ये इंतखाबात होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट के जो एहलकार हैं, कह लें कि असातिज़ा हैं, उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, ड्राइवर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं, अब गाड़ियाँ जो है तो मांगी जाती हैं। लेकिन इस केस में ये हुआ कि इंतजामिया ने बिल्कुल ही इंतजार नहीं किया और OGDCL से जाके बंदूक की नोक पे गाड़ियां जो है तो वो छीन ली हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सभी, नहीं तो और भी इस पे डिटेल्स आपसे लेते हैं। और आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।